तो क्या तुम्हारा सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है CE633। ठीक है, तो पहले बात है व्हाट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो पहले पहले आता है इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब है। तो इरिगेशन इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड। ठीक है, हम जमीन पे वाटर को भेजने के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हम जमीन पे जब वाटर भेजेंगे आर्टिफिशियली, तो उसे कहते हैं इरिगेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इरिगेशन का क्या जरूरी है। तो पहले बात है हम इरिगेशन मेनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, इरिगेशन इस काम इन अदर वर्ड इरिगेशन का हम अलग से बोल सकते हैं इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और वाटर, एग्रीकल्चर में जो भी वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो हम जिस मेथड से हम लैंड में भेजते हैं उस प्रोसेस को, उस जो ब्रांच को, उससे हम इरिगेशन ब्रांच देते हैं। ठीक है, तो अब है इरिगेशन का जरूरत क्या है। ठीक है, तो पहले बात है हम किसी भी एग्रीकल्चर के जो भी फसल है, अगर मान लो धान है, आलू है, जो भी एग्रीकल्चरल फसल है, उसको उसको कोई भी फसल को वाटर का जरूरत होता है। ठीक है, विदाउट वाटर एग्रीकल्चर नहीं चल सकता। ठीक है, तो तो उस एग्रीकल्चरल जो भी वाटर एग्रीकल्चरल पर्पज में जो भी वाटर जरूरत है, उसका वाटर कहाँ कहाँ से आते हैं। पहले आता है इन रेन वाटर। ठीक है, नेचुरल होते। तो अगर रेन वाटर सफिशियंट होता तो इरिगेशन का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग टाइप का वाटर रिक्वायरमेंट होता है। वाटर रिक्वायरमेंट की एक साल में हर टाइम कोई ना कोई फसल रहता है। तो हर फसल का कोई एक टाइम होता है जिस टाइम के वो कितने अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है। वैसे आवाज नहीं आ रही है, बोलो, कुछ बोल रहे हैं क्या, किसी का कोई डाउट है क्या। ठीक है, तो तो एग्रीकल्चर का जो भी वाटर जरूरत है, कोई भी फसल के लिए जो भी वाटर जरूरत है उसको सप्लाई करने के लिए हम इरिगेशन के थ्रू हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो ये ब्रांच है इरिगेशन वाटर सप्लाई के जो भी प्रोसेस है, वाटर सप्लाई के लिए जो भी एग्रीकल्चरल लैंड में वाटर सप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन के थ्रू हम तो अभी और एक बात है जो है इरिगेशन का जरूरत क्या है, क्यों है। पहले बात है, अगर नेचुरल रेन वाटर अगर सफिशियंट होता, टाइमली अगर बारिश होता, टाइमली जो जितने अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत होता, तब तो हम इरिगेशन का आर्टिफिशियली सप्लाई करने के लिए जरूरत नहीं, नेचुरली सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम क्या है, बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्री है, हम जैसे कि इंडिया में हर टाइम बारिश नहीं होता, 6 महीना बारिश होता है, 6 महीना बारिश नहीं होता। तो जब बारिश नहीं होता तब वाटर कहाँ से आएगा। ठीक है, तब उस टाइम में, जिस टाइम में बारिश नहीं होता, तब हम क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं थ्रू इरिगेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत सारे कैनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत सारे नदी के ऊपर बहुत सारे डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि वाटर सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो टोटल पार्ट है, डैम कंस्ट्रक्ट करना, कैनल कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, उसके बाद वाटर को लैंड में भेजने के लिए जो भी तरीका है, ये सारा कुछ आता है हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, तो ये इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उस इरिगेशन डिपार्टमेंट सारा कुछ देखता है। ठीक है, वाटर सोर्स से एकदम एग्रीकल्चरल लैंड तक ले जाने के लिए जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इरिगेशन डिपार्टमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे मैं कह रहा था, जैसे हमने जो वाटर सप्लाई पढ़ा था ना थर्ड सेम में, हाँ,
तो ये जैसे इरिगेशन उसी का कोई पार्ट है या पूरा ये अलग ही चीज, जैसे उसमें प्रैक्टिकल भी हुआ था, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल है ऐसा कोई? नहीं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें ये अच्छा, सब इसमें सिर्फ थ्योरी थियोरी है। सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके सर। तो इरिगेशन और वाटर सप्लाई में क्या फर्क है? वाटर सप्लाई होता है हम वाटर को सप्लाई करते हैं। वाटर वाटर को हम सप्लाई करते हैं किसके पर्पस, कोई इंसान को अपना जरूरत है, ठीक है, कोई ऐसे सप्लाई अपने खुद के लिए, ठीक है। लेकिन इरिगेशन में हम वाटर सप्लाई करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड में। ये डिफरेंस है इरिगेशन और वाटर सप्लाई इंजीनियर। वाटर सप्लाई वेस्ट वाटर हम खुद के लिए, हम अपने के लिए वाटर को सप्लाई करते हैं। यूज करते हैं इरिगेशन में हम वाटर को सप्लाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉप और रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चर पर्पस में जो भी वाटर जरूरत है उसके लिए हम इरिगेशन, यही बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई में जो भी सोर्स ऑफ वाटर रहेगा, इरिगेशन में भी सोर्स ऑफ वाटर सेम ही रहेगा। कोई डैम से भी कनेक्ट आएगा, कोई कैनल से आएगा, ठीक है, कोई नदी से आएगा, कोई लेक से आएगा, ठीक है। तो अगर कोई रेन वाटर आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन, ठीक है। ओके सर। तो आप होता है कुछ जगह पे इरिगेशन का जरूरत ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ जगह पे रेगुलर बारिश होता है, जैसे कि मान लो इंग्लैंड में क्या होता है, हर साल बारिश होता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे इरिगेशन का कोई जरूरत नहीं है। अगर जिस कंट्री में नेचुरल वाटर अवेलेबल होता तो उस कंट्री में इरिगेशन का जरूरत नहीं है। जिस कंट्री में नेचुरल वाटर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इंडिया में क्या होता है, 6 महीना बारिश होता है, बाकी 6 महीना सूखा पड़ जाता है। तो जब सूखा पड़ जाएगा तब फसल कैसे होगा? तो उस फसल को हम उस फसल के वाटर सप्लाई के लिए हम आर्टिफिशियली बहुत सारी तरीका हम खोज लेते हैं, जिसके थ्रू हम वाटर को एग्रीकल्चर लैंड में भेजते हैं। ये जो आर्टिफिशियल जो तरीका है वाटर को सप्लाई करने के लिए, इसी को कहते हैं इरिगेशन मुद्दा, ठीक है। इस ब्रांच को इरिगेशन ब्रांच कहते हैं। इसका अलग डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट है। इसके बहुत सारे लोग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और भी बहुत सारा जो स्टाफ है वो काम करता है इसके अंदर, ठीक है। तो और एक बात है, इंडिया में क्या है, इंडिया में 70% पॉपुलेशन होता है इरिगेशन के ऊपर, 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और एग्रीकल्चर डिपेंड करता है इरिगेशन के ऊपर। सो इनडायरेक्टली हम बोल ही सकते हैं कि इरिगेशन इंडियन इकोनॉमी के बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर विदाउट इरिगेशन, अगर इंडिया में प्रॉपर इरिगेशन डेवलप होगा तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत आगे जाएगा। तो इंडिया का मेजर इकोनॉमी आता है इरिगेशन से, सॉरी एग्रीकल्चर से, जो एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं इरिगेशन को, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही, ठीक है। तो सब इरिगेशन को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कुछ एरिया है जिसमें इरिगेशन का जरूरत नहीं है। तो जिस एरिया के इरिगेशन का जरूरत नहीं है उसे कहते हैं सेमी एरिड रीजन, और जिस एरिया में इरिगेशन जरूरत होता है एग्रीकल्चर के लिए उसे कहते हैं एरिड रीजन, ठीक है। तो आप देखते हैं नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। तो नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन मैंने एक पॉइंट बोल ही दिया। नेसेसिटी इरिगेशन मेनली 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले बात है 3 फैक्टर, पहले है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेनफॉल, दूसरी है क्रॉप रिक्वायरमेंट, तीसरी है इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेनफॉल, तो अगर यूनिफॉर्म रेनफॉल होगा तो उसके लिए इरिगेशन का कोई जरूरत नहीं है। अगर नेचुरल रेनफॉल अगर नॉन यूनिफॉर्म है, किसी टाइम में बहुत सारा बारिश होता रहता है, किसी टाइम में कोई भी बारिश नहीं होगा, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी रेनफॉल है उसके लिए हम इरिगेशन का जरूरत होता है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट है क्रॉप रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कुछ क्रॉप है, बहुत सारी क्रॉप जैसे कि धान हो गया, आलू हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ठीक है, बहुत सारी जो भी फसल है, हर अलग अलग फसल का अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट है, अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है। दो पॉइंट यहाँ पर जरूरी है, एक है टाइमिंग ऑफ वाटर, एक है क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि हर क्रॉप एक ही टाइम में वाटर नहीं रहता। मान लो जब धान लगाना है लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में, तो उसका अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर का जरूरत होता है। उसके बाद 10-15 दिन बाद अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर जरूरत होता है, ठीक है। उसके बाद
एक महीने बाद अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर जरूरत है। तो टाइमिंग एंड क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। हर एक क्रॉप्स का ये टाइमिंग अलग अलग होता है, ठीक है। किसी कुछ कुछ फसल की ऐसे होता है जो फील्ड पे लगाने से पहले ही वाटर का जरूरत होता है, ठीक है। उसके कुछ कुछ फसल है पहले पहले ऐसे ही लगा देते हैं, उसके बाद कुछ टाइम 10-15 दिन के बाद वाटर का जरूरत होता है। तो हर एक फसल का अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों, तो इरिगेशन इसीलिए इसीलिए कब किसका कितने अमाउंट ऑफ वाटर कौन फसल की जरूरत है, उसको हम उसके लिए हम इरिगेशन बहुत जरूरी है। विदाउट इरिगेशन हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉप रिक्वायरमेंट। तीसरी आता है इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर, ठीक है। इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर का क्या है, मान लो एक फसल में मानता हूँ एक एग्रीकल्चर के लिए वाटर जरूरी है, तो इतना भी अगर मान लो किसी किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में किसी भी फसल में मान लो आलू में बहुत सारी हम वाटर बहुत सारी पानी वहाँ पर डाल दिए, तो बहुत सारी अगर पानी डाल देंगे तो हम उस फसल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर जरूरत है, क्योंकि अगर ऑप्टिमम क्वांटिटी मतलब जितना जरूरी है उतना, उससे ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। अगर उससे जितना जरूरी है उससे ज्यादा हम वाटर दे देंगे तब उसको उसको भी फसल अच्छा नहीं होगा। जितना जरूरी वाटर है उतना से हम कम देंगे तब भी उसका फसल अच्छा नहीं होगा। तो मैक्सिमम रिटर्न के लिए जो भी फसल एग्रीकल्चरल लैंड में उस मैक्सिमम रिटर्न के लिए हम वाटर को ऑप्टिमम वाटर जितने अमाउंट ऑफ जरूरी है उतना हम दे सके। तो ये तो जितने अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है उतना हम दे सके, विदाउट प्रॉपर इरिगेशन प्रोजेक्ट हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज करने के लिए हम इरिगेशन का बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो सर, एक और वो बताना, ऑप्टिमम वाटर लिमिट तो क्या बताया था आपने इसमें बीच में? कौन सी ऑप्टिमम वाटर लिमिट बताया था ना कुछ? अच्छा, ऑप्टिमम वाटर का मतलब है जितने अमाउंट ऑफ मान लो एक फसल मान लो, ठीक है। मान लो धान लो, ठीक है। एक धान बा एक आलू, मान लो एक आलू का फसल हुआ है। धान में चावल होगा ना? हाँ कोई बात नहीं, मान लो आलू का फसल, मान लो कोई भी एक फसल को मान लो आलू का फसल। तो उस फसल में हम अगर ऐसा है जो वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर हम बढ़ाएंगे तो क्या होता है कुछ टाइम बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर जब बढ़ेगा फसल यील्ड आलू का फसल भी अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे लोगों के मन में ऐसे भ्रम रहता है कि अगर ज्यादा वाटर दूंगा तो ज्यादा फसल आएगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एक सर्टेन लिमिट तक हम वाटर क्वांटिटी बढ़ाने के बाद उसके बाद हम अगर ज्यादा वाटर देंगे तो भी फसल खराब हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी। ज्यादा यील्ड नहीं आएगा। तो इसीलिए हम जितने अमाउंट ऑफ जरूरी है वाटर उतना ही डालेंगे, इसी को कहते हैं ऑप्टिमम यूज। अगर जितना जरूरी है उससे ज्यादा डाल देंगे हम तो भी फसल अच्छा फसल नहीं होगा, और जितना अमाउंट ऑफ जरूरी है उससे से हम कम क्वांटिटी हम सप्लाई करेंगे तब भी फसल अच्छा नहीं होगा। तो जितने अमाउंट ऑफ मतलब जितनी नीड है उतने वाटर देने। उतना ही डालना, इसी को कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, और इसे इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं, ठीक है। नीड ऑफ वाटर। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। इरिगेशन का मैक्सिमम एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। पहले एक एक करके देखते हैं क्या क्या एडवांटेज है। पहले है इरिगेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। तो जिस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी है उसमें हम फसल अच्छा होगा, ठीक है। मतलब फसल क्रॉप यील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। एक मान लो पहले 1 एकड़ से अगर 100 क्विंटल धान होता है, तो अगर विदाउट इरिगेशन अगर
हम विद इरिगेशन हम 1 एकड़ से हम 150 क्विंटल भी धान निकल सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आइडिया। तो इरिगेशन हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए काम आता है। उसके बाद आता है इरिगेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज मेड पॉसिबल बाय इरिगेशन। तो जैसे मैंने पहले बताया था, बाय इरिगेशन हम ऑप्टिमम यूटिलाइज वाटर को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट इरिगेशन हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट इरिगेशन हम क्या होगा, कितने अमाउंट ऑफ कितने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, उससे हम वाटर को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाय इरिगेशन हम वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, जितने अमाउंट ऑफ जरूरी है उतना ही दे सकते हैं। लेकिन विदाउट इरिगेशन प्रोजेक्ट हम वाटर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन दैट केस हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर मींस ऑब्टेनिंग मैक्सिमम क्रॉप यील्ड विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, यील्ड विल बी स्मॉलर फॉर एनी लेसर और एक्सेस ऑफ ऑप्टिमम क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया इरिगेशन हेल्प करते हैं क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए। इरिगेशन हेल्प करता है वाटर को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए। और एक बात है, अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाटर करेंगे तो हम वाटर कंजर्वेशन में भी हम अपना ध्यान कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर दे देंगे जितने जरूरी नहीं है, वो वेस्ट ऑफ वाटर होगा। तो हम वाटर को वेस्ट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अभी वाटर का ड्रिंकिंग वाटर का बहुत ही क्राइसिस है। मैंने वाटर सप्लाई में पढ़ाया था, बहुत अभी वर्ल्ड वाइड वाटर का बहुत क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, वाटर तो एज वी नो 2/3 ऑफ अर्थ इज वाटर, बट ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी वेरी लेस। सो हम इसमें भी ध्यान रखना जरूरी है कि ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना अमाउंट वाटर जरूरी है उतना ही हम देंगे। ठीक है, ये हो गया। नाउ तीसरा पॉइंट, इट्स इरिगेशन हेल्प इन इलिमिनेटिंग द मिक्स क्रॉप। ठीक है, इरिगेशन में क्या होता है, इरिगेशन अगर किसी भी एरिया में इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो इस इरिगेशन प्रोजेक्ट में अलग अलग फसल के लिए अलग अलग क्वांटिटी वाटर सप्लाई करता है। जो भी नेटवर्क है इरिगेशन प्रोजेक्ट का, जो भी नेटवर्क है, कैनल है, ब्रांच कैनल है, उसके बाद फील्ड कैनल है। ठीक है, उस कैनल के थ्रू जितने अमाउंट ऑफ वाटर किसी एक क्रॉप्स के लिए चाहिए उतने अमाउंट ऑफ वाटर जाता है उसमें। तो हम चाहकर भी ज़्यादा वाटर यूज नहीं कर सकते। तो इसका क्या बेनिफिट है, तो अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग क्वांटिटी वाटर जरूर है, तो इसीलिए हम मिक्स क्रॉपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक ही जमीन पे 2-3 टाइप का फसल हम एक साथ में हम लगा देंगे तो उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। तो इसी इरिगेशन मिक्स क्रॉपिंग को इलिमिनेट कर देता है, मिक्स क्रॉपिंग को अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो अगर ठीक है, तो इस मिक्स क्रॉपिंग को अगर इलिमिनेट कर देंगे तो हम प्योरिटी ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, मान लो सोर्स, ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ क्रॉप्स बढ़ जाएगा। मान लो एक सोर्स से मान लो एक सोर्स का खेत है, तो उस सोर्स का खेत पे कोई दूसरा मटेरियल दूसरा प्रोडक्ट नहीं आ सकते, तो उसमें अगर इरिगेशन हो तो सिर्फ सोर्स से ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है दूसरी कोई और फसल वहाँ पर आएगा तो दोनों मिक्स होकर तो प्योरिटी ऑफ द क्रॉप्स घटा देगा। ठीक है, तो इरिगेशन क्या करता है, क्रॉप्स को बहुत प्यूरिफाई करता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है रेवेन्यू रिटर्न विथ वेल डेवलप इरिगेशन आर समटाइम क्वाइट हाई एंड हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट किसी भी जगह पे इरिगेशन प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहा है तो इरिगेशन उस प्रोजेक्ट से थोड़ा रेवेन्यू इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू कैसे इनकम होगा, अगर इरिगेशन होगा तो फसल अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा तो किसान फसल अच्छा दाम में फसल बेचना पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट का भी कुछ रिटर्न कुछ वहां से रेवेन्यू रिटर्न होगा। तो ये वन टाइप ऑफ इनकम सोर्स गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। उसके बाद है चीपर पावर जनरेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी इरिगेशन कैनल है उस इरिगेशन कैनल को हम वाटर पावर जनरेशन के हम यूज कर सकते हैं। वाटर पावर जनरेशन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक है, तो उस कैनल को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के पर्पज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी हम जो भी इरिगेशन कैनल है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हम सुविधाजनक है। ठीक है सर, हाँ बोलो।
सर सेकंड पॉइंट में जो yield will be smaller, एक बार वो वाली लाइन समझाना, yield will be smaller for any quantity. yield will be ये for any quantity lesser than or in excess of this optimum quantity. अगर यस सर यही। ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर से हम ज्यादा वाटर दे देंगे तो भी क्रॉप yield ज्यादा नहीं होगा, क्रॉप yield घटेगा। अगर ऑप्टिमम क्वांटिटी से हम कम वाटर सप्लाई करेंगे तो भी अच्छा फसल नहीं होगा। अगर ऑप्टिमम क्वांटिटी जितना अमाउंट जरूरी है उतना ही अगर सप्लाई करूंगा तो भी मैक्सिमम yield मिलेगा। yield मतलब अच्छा या ज्यादा या कम, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली नीड ऑफ वाटर करें तो हमें yield मिल जाएगा, तो उसमें yield मैक्सिमम yield मिलेगा और मैक्सिमम yield मिलेगा। मतलब अगर जितना अमाउंट जरूरी है उससे ज्यादा दे देंगे तो yield घट जाएगा, और अगर कम वाटर देंगे ऑप्टिमम क्वांटिटी से कम वाटर डाल देंगे तब भी yield घट जाएगा। जितना नीड है उतना ही देना होता है ना, उतना ही देना होता है, तब हम मैक्सिमम yield मिलता है तो अटेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ये है जूम का, तो 40 मिनट्स टाइम है, तो 10 मिनट के बाद जूम अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तुम फिर वही लिंक से दोबारा कनेक्ट हो जाना, ठीक है। सेम लिंक से दोबारा कनेक्ट हो जाना। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है सर। तो अब आते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन का 6 पॉइंट। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इरिगेशन है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी इन एन एरिया हेल्पिंग सप्लाइंग वाटर टू नियर बाय विलेज। तो आप क्या कहते हैं, जो भी इरिगेशन कैनल, इरिगेशन प्रोजेक्ट के जो भी इरिगेशन कैनल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस इरिगेशन कैनल को एज ए वाटर सप्लाई सोर्स से हम कंसीडर कर सकते हैं। मान लो किसी भी विलेज में कोई अल्टरनेट वाटर सोर्स नहीं है, तब उस विलेज में अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इरिगेशन कैनल है, तो उस इरिगेशन कैनल से वाटर को अपनी ड्रिंकिंग और ट्रीट करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग होता है, स्विमिंग, बैथिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं उस इरिगेशन वाटर को। तो ये हमारा बहुत एडवांटेजेस है। उसके बाद इरिगेशन कैनल के लिए हम इरिगेशन कैनल का दो साइड में हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो एम्बैंकमेंट क्या होता है, एज ए कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, एज ए रोड, ठीक है। किसी भी एरिया में रोड नहीं है तो कैनल का जो बैंक है, एम्बैंकमेंट है, तो उस एम्बैंकमेंट को हम एज ए रोड यूज कर सकते हैं फॉर वॉकिंग, साइकिलिंग, ठीक है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, लार्जर इरिगेशन कैनल कैन बी यूज फॉर नेविगेशन। जो भी बड़ा बड़ा इरिगेशन कैनल है उसे नेविगेशन पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे बहुत एडवांटेजेस है, ठीक है। और एक बात है, हम जो अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो इरिगेशन कैनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके दो साइड में हम बहुत सारी ट्रीज वगैरह, पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं। तो इस पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, तो ओवरऑल ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। और उस काउंटिंग में क्वांटिटी ऑफ वुड क्वांटिटी, ठीक है, लाकड़ी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से हम रेवेन्यू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो पोल्यूशन कमेगा, ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी कंडीशन मेंटेन होगा उस एरिया में, ठीक है। तो ये है हमारा इरिगेशन कैनल का बहुत ही एडवांटेज है। उसके बाद है इरिगेशन जो कैनल है उस हम ग्राउंड वाटर रिजर्वर के एज ए रिसर्च ऑफ ग्राउंड वाटर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इरिगेशन कैनल से जो भी वाटर पार्कुलेट होगा नीचे अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा, तो वो एज ए अंडरग्राउंड वाटर रिसर्च के हिसाब से एज अंडरग्राउंड वाटर रिसर्च एक्ट करता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर, तो उसी के हिसाब से ग्राउंड वाटर रिसर्च, वन टाइप ऑफ ग्राउंड वाटर रिसर्च होता है, ठीक है। तो इतना सारा एडवांटेज है इरिगेशन का, ठीक है। आप देखते हैं थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? हाँ बोलो, कुछ किसी का कोई डाउट है? डिसएडवांटेज है, पहले बात है, इरिगेशन थोड़ा ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। कैसे पोल्यूट करते हैं? मान लो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, उस लैंड में हम बहुत सारी फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो जो वन टाइप ऑफ केमिकल, वो केमिकल क्या होता है, इरिगेशन वाटर के थ्रू द सॉइल अंडरग्राउंड में जाकर वो अंडरग्राउंड वाटर से मीट होता है, ठीक है। तो जो भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट
नाइट्रेट हम हर एग्रीकल्चरल लैंड में एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो उस नाइट्रेट क्या होता है, इरिगेशन वाटर के मिक्स होकर अंडरग्राउंड वाटर में जाकर उसको अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। तो अगर उस वाटर को कोई एज ए ट्यूबवेल से आकर एज ए ड्रिंकिंग वाटर सोर्स लेगा तो ये उसको बहुत सारी बीमारी हो जाएगा। तो ये वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं, इसका ये डिसएडवांटेज है। दूसरी बात है, इरिगेशन क्या होता है, जिस एरिया से इरिगेशन कैनाल जाता है उस आसपास एक कोल्डर और डैम्पर क्लाइमेट क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो उस डैम्पर और कोल्डर या डैम्पर क्लाइमेट से क्या होता है, बहुत सारी मॉस्किटो जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो जिसके जरिए मलेरिया, डेंगू ऐसे ये जो डिजीज है वो ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर इरिगेशन वाटर क्या होता है, कभी कभी कुछ एरिया में इरिगेशन वाटर लॉगिंग के लिए वाटर लॉग कर देता है। वाटर लॉगिंग एक अलग टॉपिक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर में या दूसरी चैप्टर में पढ़ाऊंगा वाटर लॉगिंग। ठीक है, और एक डिसएडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे पैसा की जरूरत है। तो इसका ये थोड़ा 2-3 डिसएडवांटेज है, लेकिन मैक्सिमम में एडवांटेज है इसका। ठीक है, तो आप बताओ इसमें किसी का कोई डाउट है? सर ये ओवर इरिगेशन क्या है, वाटर लॉगिंग वाला पॉइंट, रिड्यूस क्रॉप यील्ड? ओवर इरिगेशन मतलब वो ज्यादा वाटर डाल दिया, जितना जरूरी है उससे ज्यादा आ गया, क्योंकि कभी आ जाता है ना। ठीक है, वाटर लॉगिंग क्या जाए? वाटर लॉगिंग पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसे कहते हैं। पानी इकट्ठा होता है, लेकिन वाटर लॉगिंग अलग एक चैप्टर है। ठीक है, उस चैप्टर में डिटेल्स में वाटर लॉगिंग के बारे में पढ़ा। अभी वाटर थोड़ा ये काम ध्यान में रखो। ठीक है सर, 4th पॉइंट। ओके सर। ठीक है, तो पॉल्यूशन वाला बता देना सर एक बार। पॉल्यूशन है, हाँ, पॉल्यूशन क्या है, मान लो किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में तो फर्टिलाइजर यूज होता है, तो फर्टिलाइजर मैक्सिमम केमिकल होता है। ठीक है, जो केमिकल जनरली बहुत ही डेंजरस हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो उस केमिकल क्या होता है, इरिगेशन वाटर से मिक्स हो जाता है। तो इरिगेशन वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स होकर वो थ्रू सॉइल नीचे जाकर पार्कुलेट होकर नीचे अंडरग्राउंड वाटर में मिलित हो जाता है ना, अंडरग्राउंड वाटर में आ जाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर को क्या होता है, उस केमिकल अगर अंडरग्राउंड वाटर में आ जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अगर अंडरग्राउंड वाटर में पोल्यूशन हो जाएगा, अगर उस अंडरग्राउंड वाटर को कोई अगर ट्यूबवेल से जरिए एज ए ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो अंडरग्राउंड वाटर को अगर यूज करेगा तो क्या होगा, उसका बीमारी हो जाएगा ना। तो ये डिसएडवांटेज है। कि समझ में आया कि नहीं, बताओ। ओके सर, ठीक है सर। तो ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में चलता हूँ। आप देखते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। नए सेशन से स्टार्ट कर दो। हाँ, अरे 1 मिनट बैठा है। ठीक है, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर नया से स्टार्ट हो जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। तुम अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद सेम लिंक से कनेक्ट हो जाना बस। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो इरिगेशन वाटर का क्वालिटी होना चाहिए। जैसे ड्रिंकिंग वाटर का अलग क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, इरिगेशन वाटर का अलग क्वालिटी है। कोई भी वाटर कहाँ से जो भी सोर्स ऑफ वाटर है, कोई भी वाटर हम इरिगेशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इरिगेशन के लिए थोड़ा क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, तो इम्प्योरिटीज की अगर उस वाटर को हम इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करेंगे तो उसको प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही हानिकारक है, वो प्लांट ग्रोथ के रोक देगा। ठीक है, और सॉइल को भी बहुत सारी जो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सॉइल का परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, सॉइल में वाटर लॉगिंग आ जाएगा, सॉइल का फर्टिलिटी। ठीक है, तो वाटर क्वालिटी, तो वाटर क्वालिटी अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अगर वाटर में बहुत सारी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा तो वाटर को वो क्रॉस के लिए हानिकारक है, वो अनफिट फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे कुछ इम्प्योरिटीज है जिसके वजह से हम वाटर को
अनफिट फॉर इरिगेशन बोल सकते हैं, जो है सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, दूसरी है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट इन वाटर, तीसरी है प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन इन टू द अदर कैटायंस, चौथी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर, और फिफ्थ लास्ट है बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे और ये किसका क्या जरूरत है। आप देखते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब पानी में वन टाइप ऑफ सेडिमेंट मतलब वन टाइप ऑफ टर्बिडिटी। ठीक है, स्लाइड बैक कर देना। तो कुछ डाउट है, कोई कुछ बोल रहा है? यस सर, अभी ज्वाइन किए हैं, पिछली वाली स्लाइड समझा दो। अच्छा ठीक है, ये है। ये है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, तो हम कोई भी वाटर को हम एज ए इरिगेशन वाटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वाटर में अगर बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है, और भी बहुत सारे जो टॉक्सिक इम्प्योरिटी है, ये सब इम्प्योरिटी अगर जो वाटर में रहेगा तो उस वाटर को हम एज ए इरिगेशन वाटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यूज करेंगे तो प्लांट के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे कि हम कोई भी इंसान के लिए जैसे कोई भी वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, ऐसे भी प्लांट के लिए भी कोई भी वाटर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका कुछ इम्प्योरिटीज है, जैसे कि सेडिमेंट हो गया, सोल्यूबल सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम आयन टू अदर कैटायन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट, बहुत सारे जो टॉक्सिक एलिमेंट है, ये जो इम्प्योरिटीज है, ये इम्प्योरिटी अगर रहेगा तो हम उस वाटर को इरिगेशन वाटर यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम उसको ट्रीटमेंट करके उसके बाद हम इरिगेशन वाटर के यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके ये जो इम्प्योरिटीज है हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहले सेडिमेंट। तो सेडिमेंट इज वन टाइप ऑफ टर्बिडिटी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल है, अगर किसी वाटर में बहुत सारे इनऑर्गेनिक पार्टिकल है, जैसे कि सैंड, क्ले वगैरह ये सब है, तो उस वाटर को हम इरिगेशन वाटर के लिए ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कुछ इन्वायरमेंट में वो भी क्या होता है, यूज होता है, क्योंकि अगर फाइन सेडिमेंट है, बहुत जैसे कि पार्टाइल कोई क्ले पार्टिकल है, तो उस अगर ज़्यादा फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो अगर इरिगेशन लैंड में जाएगा तो उस सॉइल को पार्टाइल कर देता है। तो कुछ सेडिमेंट है जो प्लांट के लिए अच्छा है, और कुछ सेडिमेंट है जो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई अगर किसी भी वाटर सोर्स में अगर इरोडेड सॉइल रहेगा, ठीक है, इरोडेड सॉइल रहेगा, तो उस इरोडेड सॉइल फसल के लिए हानिकारक है, क्योंकि उस इरोडेड सॉइल में एग्रीकल्चरल लैंड में परमिएबिलिटी घटा देता है। अगर परमिएबिलिटी घटा देगा तो उसमें क्या होता है, एयर सर्कुलेशन नहीं होता। अगर किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होता है, उसमें फसल अच्छा नहीं होती। इसीलिए कुछ सेडिमेंट है जो फसल के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, और कुछ सेडिमेंट है जो फसल के लिए सही नहीं है, हानिकारक है। तो इसको कौन सी टाइप का सेडिमेंट वाटर में अवेलेबल है, उसी के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करके उसके बाद हम ये डिसीजन लूंगे कि इरिगेशन वाटर अगर यूजेबल है या यूजेबल नहीं है। ठीक है, तो ये है सेडिमेंट हो गया। उसके बाद आता है सॉल्ट। सॉल्ट अगर मैं कैल्शियम सॉल्ट हो सकता है, मैग्नीशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट है, अगर किसी भी टाइप का सॉल्ट है वो इरिगेशन के लिए सही नहीं है, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो प्लांट है उसका ऑस्मोटिक एक्टिविटी को रोक देता है। ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स का जो जड़ है, वो जड़ से जब वाटर मिट्टी से पानी निकलता है ना, उसको ऑस्मोटिक एक्टिविटी के थ्रू और निकलता है। ठीक है, क्रॉप प्लांट ऑस्मोटिक एक्टिविटी के जरिए मिट्टी से पानी निकलता है, और वो अगर पानी में अगर सॉल्ट रहेगा तो वो ऑस्मोटिक एक्टिविटी को वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। तो अगर किसी भी प्लांट का जो अपना जो खुद प्लांट जो खुद का ऑस्मोटिक एक्टिविटी है वो अगर रुक जाएगा तो प्लांट अपने आप मर जाएगा। इसीलिए इरिगेशन वाटर में सॉल्ट बहुत ही कम होना जरूरी है, और नील हो तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसे एज ए गाइडलाइन हम यूज कर सकते हैं, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 700 ppm से ज्यादा होगा तो प्लांट के लिए हानिकारक है, और 2000 ppm से ज्यादा है तो प्लांट मर जाएगा। यह थोड़ा थंब रूल है,
एज ए गाइडलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? सर पीपीएम क्या होता है? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, जिसको Parts per मिलीग्राम पर million, लीटर, मिलीग्राम पर लीटर कहते हैं इसको। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट? ऑस्मोटिक एक्टिविटी। ऑस्मोटिक एक्टिविटी है प्लांट, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि सेमी परमिएबल प्लांट का जो रूट है ना, प्लांट रूट के ऊपर एक सेमी परमिएबल मेंबर रहता है। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, देखो प्लांट का तो कुछ हाथ पे नहीं होता जो पानी मिट्टी से पानी निकल के वो आपने खा जाएगा। प्लांट पानी निकलने का एक प्रोसेस है जिसके जरिए वो, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोटिक एक्टिविटी। तो ऑस्मोटिक एक्टिविटी में क्या होता है, प्लांट का जो रूट है, रूट के ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है। उस मेम्ब्रेन के जरिए, उस मेम्ब्रेन के थ्रू ओनली वाटर ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओनली लिक्विड जो कंटेंट है, लिक्विड कंटेंट मूव कर सकते हैं। जो भी प्लांट, जो भी सॉलिड कंटेंट है जैसे कि सॉल्ट वगैरह, कोई भी सॉलिड क्वांटिटी हो, उसी मेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं कर सकते। तो क्या होता है, ये जो सॉल्ट है, वो सॉल्ट क्या होता है, उस मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देता है। अगर मेम्ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा तो वो प्लांट अपने रूट में जरिए पानी निकलना बंद हो जाएगा। अगर प्लांट का अगर रूट अगर पानी निकलना बंद कर देगा तो प्लांट को, अपने क्रॉप्स को अपने आप पानी नहीं मिलेगा, तो धीमे धीमे क्या हो जाता है, प्लांट मर जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसके कहते हैं ऑस्मोटिक एक्टिविटी। समझ में आया कुछ? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, थैंक यू। तो और एक ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का मेजर करने के लिए और एक तरीका है जिसके कहते हैं, जिसको हम, तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में कर चुके हैं ऑलरेडी, कंडक्टिमीटर टेस्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट तो एक आयोनिक प्रोडक्ट है ना, तो आयोनिक प्रोडक्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो वाटर सप्लाई में तुम कर चुकी हो, वाटर सप्लाई जो पीएसी लैब है उसमें हो सकता है। तो एक कंडक्टिमीटर रहता है जिसमें प्रोब रहता है। उस प्रोब को हम अगर वाटर में देंगे तो डायरेक्टली हम जो डिजिटल है, उसकी स्क्रीन है, स्क्रीन में हम डिजिटली कंडक्टिविटी डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो उस कंडक्टिविटी के जरिए भी हम ये पता कर सकते हैं कि वाटर इरिगेशन के लिए यूजेबल है कि नहीं। तो जैसे ये अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, ये वाटर को 4 मेजर सेक्शन में डिवाइड कर सके। एक है लो सेलिनिटी वाटर, उसके बाद मीडियम सेलिनिटी वाटर, हाई सेलिनिटी वाटर और वेरी हाई सेलिनिटी वाटर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंडक्टिविटी। लो सेलिनिटी वाटर का कंडक्टिविटी 100 to 250 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है, ये टेम्परेचर, कंडक्टिविटी में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो एक फिक्स टेम्परेचर होना जरूरी है। इसीलिए 25 डिग्री वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। 25 डिग्री में अगर कोई वाटर का कंडक्टिविटी अगर 250 to 750 माइक्रोमोम, तो उसे मीडियम सेलिनिटी वाटर कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हम किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं वो एक टेबल में दिया हुआ है, एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखते हैं तीसरा जो कंटेंट है, जो है प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन को अदा कहते हैं। तो वाटर क्वालिटी, इरिगेशन वाटर क्वालिटी मेजर करने के लिए और एक पैरामीटर है जिसे कहते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट, जिसको एक्सप्रेशन करते हैं सोडियम आयन डिवाइडेड बाय रूट अंडर कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइड बाय 2। ठीक है, किसी भी वाटर में हम सोडियम आयन मेजर करेंगे, कैल्शियम आयन मेजर करेंगे, मैग्नीशियम आयन मेजर करेंगे, उसके बाद इस एक्सप्रेशन में बैठा देंगे। जो भी वैल्यू आएगा उसे कहते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सार कहते हैं। ठीक है, SAR। तो ये जो सोडियम एब्जॉर्प्शन, सोडियम आयन क्या है, जनरली 5% से अगर कम होगा तो वाटर इरिगेशन के लिए सही है। अगर 10% से ज़्यादा होगा सोडियम आयन कंसंट्रेशन, तो अब उसको हम वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सोडियम आयन ज़्यादा होगा तो सॉइल ग्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और सॉइल क्या हो जाएगा, सॉइल स्टिकी हो जाएगा, इरिगेशन के लिए सही नहीं है वो सॉइल। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सार वैल्यू इरिगेशन वाटर को फिर भी मेजर 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक लो सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर, हाई सोडियम वाटर। ठीक है, ऐसे करके है। और डिपेंडिंग ऑन द सार वैल्यू कौन सी इरिगेशन के लिए, कौन सी सॉइल के लिए जरूरी है, वो भी यहाँ पर लिख रखा है।
एक बार देख लेना। क्लियर? ठीक है, क्लियर सर क्लियर। आपका आप दूसरा आप नेक्स्ट इलेमेंट है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक इलेमेंट, और एक है बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। अगर किसी भी वाटर सोर्स में अगर टॉक्सिक इलेमेंट रहेगा, जैसे कि बोरॉन, कैडमियम, मरकरी, ये सब रहेगा, तो वो प्लांट के लिए वो हम इरिगेशन पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और है कि अगर वाटर में बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन मतलब हार्डनेस, वाटर अगर हार्ड वाटर होगा तो वो भी इरिगेशन के लिए सही नहीं है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस सॉइल को इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पैरामीटर है वाटर क्वालिटी, इरिगेशन वाटर क्वालिटी मेजरमेंट के लिए। और इरिगेशन वाटर क्वालिटी और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकते, अगर किसी भी वाटर में ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज हो सके तो उसको हम इरिगेशन पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ है। क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग काम के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो मेनली इरिगेशन वाटर का क्वालिटी ये 4 और 5 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, ये ध्यान से पढ़ना, ये जरूरी है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर। वाटर का सोर्स क्या है? ठीक है, तो वाटर सोर्स है मेनली 2 टाइप ऑफ वाटर सोर्स है। एक है सरफेस वाटर सोर्स, दूसरी है ग्राउंड वाटर सोर्स। ठीक है, तो सरफेस वाटर सोर्स में क्या है, बहुत सारी लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, रिवर, स्टोरेज रिजर्वर, ये सारा आएगा सरफेस वाटर में। तो ये इसी लेक से भी हम वाटर निकाल के इरिगेशन वाटर यूज कर सकते हैं। कोई पॉन्ड से, बहुत बड़ा कोई पॉन्ड होगा तो उसमें से हम वाटर को हम इरिगेशन वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवर के लिए, रिवर वाटर को हम इरिगेशन वाटर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज रिजर्वर, नदी के बीचों बीच डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत सारे डैम है, जैसे कि भाखरानांगल डैम है, तुंगाभद्रा डैम है, सरदार सरोवर है, नागार्जुन सागर डैम है, बहुत सारे डैम है इंडिया में। उस डैम से इरिगेशन कैनल निकल के वैसे हम स्टोरेज रिजर्व, उसे स्टोरेज रिजर्वर कहते हैं। स्टोरेज रिजर्वर से हम वाटर को इरिगेशन वाटर यूज कर सकते हैं। ये हो गया सरफेस वाटर। अब दूसरी है और एक कॉमन मेथड है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को हम इरिगेशन वाटर यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए हम ट्यूब ऑयल और ओपन ऑयल, ठीक है, ये सब ऑयल हम इरिगेशन फील्ड में हम इसको ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल कंस्ट्रक्ट करके हम ग्राउंड वाटर को निकाल के हम इरिगेशन एज ए इरिगेशन वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक है रेन वाटर। ये तो मैं प्रीलिमिनरी सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि मेन है रेन वाटर। अगर रेन वाटर कोई नहीं मिलेगा तो हम दूसरी जो सरफेस वाटर सोर्स है और ग्राउंड वाटर सोर्स है उसमें हम जाएंगे। पहले तो हम देखेंगे रेन वाटर है कि नहीं। ये प्राइमरी सोर्स है रेन वाटर। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड वाटर आता है, डिफरेंट ओपन ऑयल, ट्यूब ऑयल, आर्टिफिशियल ऑयल। ठीक है, ये बहुत सारे ऑयल कंस्ट्रक्ट करके हम ग्राउंड वाटर को हम इरिगेशन वाटर यूज कर सकते हैं। ये सब बहुत सारी सरफेस वाटर है। ठीक है, सरफेस वाटर में जैसे लेक, रिवर, कैनल, ठीक है, ये सब सरफेस वाटर है, इसी को हम इरिगेशन वाटर यूज कर सकते हैं। ये हो गया सोर्स ऑफ वाटर। अब देखते हैं हिस्टोरी इन द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इंडिया का जो अभी जो इरिगेशन सिस्टम है वो डेवलपमेंट का पीछे क्या क्या हिस्ट्री है वो थोड़ा देख लेंगे। तो क्या है, इरिगेशन इज एंशिएंट, बहुत पुराना सिस्टम है इरिगेशन। ये मान इरिगेशन बहुत मॉडर्न सिस्टम है, ये नहीं है। बहुत पहले से इरिगेशन का जो फैसिलिटी है वो आ रहा है। इवन इन वेदास टाइम, जब वेद पढ़ा था ना, जब वेदास टाइम में है, उसमें भी वेद में भी बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में बहुत डिफरेंट ऑयल कैनल कंस्ट्रक्ट करके लैंड को इरिगेट करके उसके बाद एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर का डिफरेंट बहुत सारे क्रॉप्स को आता है। ठीक है, तो ये इंडिया में जो इरिगेशन का जो भी बोलते हैं वो बहुत पुराना है, ये मॉडर्न नहीं है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ये बहुत सारे कैनल बनाए हुए हैं, बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट बन चुके हैं। जैसे कि एक मॉडर्न एंशिएंट है ग्रैंड एनीकट, जो चोल्ड साउथ इंडिया में जो है, ठीक है, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम। ठीक है,
कावेरी रिवर से जो ग्रैंड एनिकट जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो बहुत एंशियंट टाइम में बहुत कंस्ट्रक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो भी वहाँ पे जो बहुत सारी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ इरिगेशन का फैसिलिटी था, बहुत डेवलप फैसिलिटी था। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है बहुत डेवलप सिविलाइजेशन था पूरा एंशियंट इंडिया में, ठीक है। तो ये इरिगेशन डेवलप होने के पीछे जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुराना है। उसके बाद एंशियंट इंडिया जो मिडिएवल इंडिया जो जिस टाइम में जो तुगलक शासन मुगल शासन हुआ करता था, उस टाइम में भी बहुत सारी इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि इन 10 to 13 सेंचुरी में अनंत राजा सागर आंध्र प्रदेश में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप हुआ था, ठीक है। बीरा नारायण टैंक जो भी है, बहुत सारे टैंक वहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुए थे तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये मिडिएवल इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुए थे। उसके बाद जो वेस्ट जमुना कैनल है वो बिटवीन 1355 to 56 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और ईस्टर्न जो जमुना कैनल है, ईस्टर्न जमुना कैनल मोहम्मद शाह अब्दाली बनाया था, ठीक है। 1719 to 48 इसी टाइम में बनाया था, ठीक है। तो बहुत ही पुराना टाइम से हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश जब इंडिया में ब्रिटिश शासन हुआ करता था तब भी बहुत सारी इरिगेशन प्रोजेक्ट आया था, जैसे कि अपार गंगा कैनल आया था, ठीक है। गोदावरी डेल्टा सिस्टम में जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो आया था। पेरियार रिवर, केरल में जो पेरियार रिवर है उसको पेरियार डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसमें से इरिगेशन प्रोजेक्ट आया है। बहुत सारी इरिगेशन प्रोजेक्ट आया है इन ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। और भी बहुत सारी है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद में बहुत सारी प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, जैसे बाकरानंगल डैम हुआ है, तुंगभद्रा डैम हुआ है, दामोदर वैली हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारी इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडिया में डेवलप हुआ है। इसमें बहुत सारे नाम हैं जो कौन सी स्टेट में कौन सी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये एक बार देख लेना, क्योंकि 2-3 प्रोजेक्ट का नाम कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये है टोटल तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। थोड़ा जानकारी है इरिगेशन क्या है, कैसे चलता है, ठीक है। थैंक यू सर। तो किसी का कोई डाउट है, बताओ। सर वो भाखड़ा नक्कड़ डैम कहाँ पर है? महिपालपुर में। कौन सी जगह? भाखड़ानंगल डैम का तो महिपालपुर क्या बोला था? पंजाब में है सर। पंजाब में है। पंजाब में। पंजाब में, हाँ ओके। हिमाचल में वही बीच में है, क्योंकि एक नदी तो एक स्टेट में नहीं आता, बहुत सारी स्टेट में कनेक्ट करके आता है ना। तो उसी के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो डैम कंस्ट्रक्ट करके डैम से भी वो इरिगेशन कैनल निकालते हैं, ओके सर। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट? सर इस सब्जेक्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे क्या? थोड़ी बहुत है, ज्यादातर थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल थोड़ी बहुत है, ठीक है। ओके सर। वही होंगे सार पे होंगे ना, जैसे जो रेशियो था। हाँ सर इतनी थी आज की क्लास? आज इतने ही है। तो नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को मिलते हैं, ठीक है। सर इरिगेशन का यूज कंस्ट्रक्शन वर्क में भी होता है। हाँ, इरिगेशन कैनल को तो वन टाइम इरिगेशन कैनल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो भी तो कंस्ट्रक्शन ही पर्पस है ना। डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इरिगेशन के लिए डैम का जरूरत है, तो डैम तो कंस्ट्रक्शन में आता है ना, ठीक है। सर मैंने इरिगेशन वाटर की बात की है। इरिगेशन वाटर, इरिगेशन से जो वाटर हम स्टोर करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका यूज हम कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं या फिर फार्मिंग में? नहीं, उसका वाटर का क्वालिटी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि हर वाटर कंस्ट्रक्शन वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते। वाटर का क्वालिटी चेक करके उसके बाद हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर ओके सर, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो भी वाटर यूज है उसका अलग क्वालिटी है, अलग स्टैंडर्ड है। IS 456 में तुम लोग पढ़ चुकी है, ठीक है। वाटर क्वालिटी बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, IS 456 में तुम 6 सेम में पढ़ा हुआ है, RCC में दिया हुआ तो उसमें क्वालिटी है। सर आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग डाल देना, मतलब जो भी आप क्लास करोगे रिकॉर्डिंग डालते रहना, मे बी कोई क्लास मिस हो जाए तो। हाँ, वो मैं डाल दूंगा। हाँ सर, PPT भी प्लीज। हाँ, PPT भी डाल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ओके सर अटेंडेंस भी लगेगी रोज रोज?
हाँ अटेंडेंस तो देना ही है, ठीक है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस के ऊपर लास्ट में तो 50 मार्क्स भेजूंगा ना, उसको इसी के ऊपर भेजूंगा मैं। नेशनल कैसे होंगे? स्क्रीनशॉट ले रहे क्या थे बेसिस, किस बेसिस पे दोगे आप सर मार्क्स? पहले Attendance पहले तो हम असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा असाइनमेंट के बारे में दूंगा और क्लास परफॉर्मेंस, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछोगा, सवाल पूछूंगी, ठीक है, इंटरेक्टिव क्लास जितना जैसा होगा उसी के ऊपर performance। ओके सर। उसके बाद सेशनल 2020 सेशनल तो है वो तुम्हारा पास है, लेकिन जो 10 मार्क्स है ऑनलाइन नहीं होंगे सर सेशनल अभी तो। है वो बाद में होगा। कुछ कॉलेज खुलने का कुछ हो रहा है क्या? अभी तो वो तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा, ठीक है, अभी तो कॉलेज में कोई ऐसा नहीं है, तो सुन रहा हूँ। स्कूल भी खुल गए ना, इसलिए पूछ रही थी मैं। हाँ अभी तक अच्छा, तो वहाँ कोई से सर्कुलर खुले नहीं हैं। आया है, ठीक है, जब सर्कुलर आएगा तो पता कॉलेज चलेगा, को नहीं आया अभी तो। ठीक है। आने का मन कर रहा है। किसी का कुछ डाउट है बताओ? नो सर। ठीक है, तो आज यही खत्म कर क्लास। ठीक है सर, थैंक यू। बाय बाय सर, बाय बाय। सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। Nice, हैव अ नाइस